हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑलरेडी नो कि हम जो प्रीवियस पेपर है +2 लेक्चरर सोशियोलॉजी का, तो उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 24 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर अप किए हैं। इससे पहले जो हमने 2 लेक्चर्स दिए हैं तो उसमें हमने 24 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, और क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उन सबको हमने डिस्कस किया है 1 बाय 1। तो उनको देखने के लिए आप इसी यूट्यूब चैनल पे जाइए, सोशियोलॉजी बाय आदिल सर या आदिल सर सोशियोलॉजी। तो वहाँ हमने उन 2 वीडियो लेक्चर्स को डिस्कस किया है। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पार्ट 3 पे आज हम, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है। इस जो हम इस बार इसका जो हमने पेड कोर्स लॉन्च किया है वो ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिया है। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, उसमें हमने रखे हैं, एक तो वीडियो लेक्चर्स होंगे फुल सिलेबस पे, ठीक है। उसके साथ साथ हमने रखे हैं जो पीडीएफ आपको मटेरियल मिलेगा वो भी आपको वही मिलेगा, और तीसरा जो एमसीक्यूज़ आपसे कराए जाएंगे, ठीक है, जो हम एमसीक्यूज़ कराएंगे आपको तो वो भी वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। और फिर फाइनली हम जो टेस्ट सीरीज़ जो हम अपलोड कर देंगे तो वो भी आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगी। तो ये 3 चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे आपको पेड कोर्स में। तो पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने आपके साथ ऑलरेडी नंबर शेयर किया है, मैं दोबारा से नंबर शेयर करता हूँ 70066464960। ये व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए। इस पे आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आप नाम और अपना सब्जेक्ट लिखिए वहाँ, ठीक है। तो पेड कोर्स जो हमने लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है तो वो हम स्टार्ट करेंगे आने वाले दिनों में, जिसके लिए हमने फ़ी खाली 1000 रुपया रखा है, ठीक है। ठीक है, 1000 रुपया हमने फ़ी रखा है, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर सीरीज़, पीडीएफ मटेरियल और एमसीक्यू सीरीज़ मिल जाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 को आज। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड बाय। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट जो थे ये किसने कंडक्ट किए थे, ठीक है। अगर आपको ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होगा तो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट हमारे गार्फेंकल ने किए थे, ठीक है। तो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट होता क्या है, इसका मकसद क्या होता है, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्यों किए जाते हैं, किसी को पता है? ये ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट उसने ये इसलिए कहा था, इसने कहा था कि हम हमारी जो सोसाइटी है वो एज इट इज़, जो हमारे नॉर्म्स वैल्यूज़ इंटरेक्शन पे चलती है, ठीक है। इसने ये दिखाने की कोशिश की थी कि हाउ वी आर फॉलोइंग द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द सोसाइटी। आप देखिए, हमारे पास एक शेयर्ड एक्सपीरियंस होती है। इसने अपने स्टूडेंट से कहा, जो इसके स्टूडेंट्स थे, इसने इनको कहा कि 5 दिन तक आप जब घर जाओगे तो घर में आप क्या करोगे, घर में आपको जो नॉर्म्स वैल्यूज़ या जिस तरह से आप नॉर्मल इंटरेक्शन करते हो उसको आप वायलेट करोगे। क्या वायलेट करोगे? उसकी वायलेशन, यानी उसका उल्टा करोगे तुम लोग। सर कैसे? देखिए कैसे। अगर आप किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो जब आप उनसे मिलेंगे वो अजनबी होगा, ठीक है, आप उनको जानते नहीं हैं। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप उनको ग्रीटिंग्स करोगे, ठीक है, जिस तरह से भी आपका कल्चर होगा, जिस तरह से भी आपके कल्चर ने सोशलाइजेशन किया होगा। नमस्ते करेंगे, कोई नमस्ते करेगा, कोई सलाम करेगा, ठीक है। तो आप पहले ये करोगे, फिर वो भी आपसे कुछ ना कुछ करेगा, ग्रीटिंग्स वहाँ से, ठीक है। तो फिर आपके बीच में फिर बात होगी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, क्या करते हो। तो इस तरह एक पैटर्नड इंटरेक्शन चलता है, ठीक है। अब कोई आपसे ऐसे मिलेगा, वो आपसे ये पूछेगा, जब आप उसे सलाम करोगे तो वो आपको गाली देगा, ठीक है। वो पैटर्न, जो हमारे पास पैटर्न इंटरेक्शन है, उसको वायलेट करेगा। या आप घर में जाओगे, आपको घर वाले बोलेंगे हाँ कैसा दिन था, आप यहाँ से गालियाँ बकोगे, ठीक है। या आपसे सीधी बात होगी, आप उल्टा बोलोगे। तो ये जो इंटरेक्शन है ना, उसको आपने वायलेट कर दिया। जो इंटरेक्शन प्रोसेस थी, एक नॉर्मल प्रोसेस थी, उसको आपने क्या कर दिया, उसको आपने वायलेट कर दिया, उसको आपने तोड़ दिया। तो उसी को हम बोलते हैं ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये हारोल्ड गारफिंकल ने करवाया था अपने स्टूडेंट से, ठीक है। उनको बोला था उसने, जब आपको घर में कोई सीधी बात बोलेगा, यानी कि नॉर्मल इंटरेक्शन करेगा, तो आप उसको वायलेट करोगे, ठीक है। जो कॉमनली एक्सेप्टेड सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज है उनको आप क्या करोगे, वायलेट करोगे। तो उससे क्या साबित होगा, उससे साबित ये हो गया कि ह्यूमन्स जो हैं इनका एक नॉर्मल पैटर्न होता है
किसका, इंटरैक्शन का। ये लोग किसको फॉलो करते हैं, नॉर्म्स और वैल्यूज को हमेशा फॉलो करते हैं अपनी इंटरैक्शन प्रोसेस में, अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, यानी सिंपल कंसेप्ट है ये। यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वायलेशन ऑफ, जब हम वायलेट करते हैं, वायलेशन ऑफ किसकी वायलेशन करते हैं, वायलेशन ऑफ कॉमनली एक्सेप्टेड, कॉमनली एक्सेप्टेड, जो हम कॉमनली एक्सेप्टेड क्या करते हैं, कौन से एक्सेप्टेड करते हैं, कॉमनली एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है। जब हम इनको वायलेट करते हैं जो कॉमनली एक्सेप्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये हारोल्ड गारफिंकल का कंसेप्ट था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है नियो मार्क्सिस्ट थियरी इज द एक्सटेंशन ऑफ मार्क्सिज्म डेवलप्ड इन द लाइट ऑफ कंटेम्पररी कैपिटलिज्म। नियो मार्क्सिज्म आपको पता होगा, मार्क्सिज्म का जो नया वर्जन आया उसको हम बोलते हैं नियो मार्क्सिज्म। क्यों नियो मार्क्सिज्म क्यों आया, क्योंकि उस वक्त जो कैपिटलिज्म था, उस वक्त जो सिस्टम था उसको मार्क्सिज्म डिफाइन करता था, लेकिन जो नियो हमारे पास, जो अभी हमारे पास कैपिटलिज्म है, ठीक है, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म या हिडन कैपिटलिज्म, तो उस कैपिटलिज्म को मार्क्सिज्म डिफाइन ही नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से फिर नया मार्क्सिज्म लाया गया जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो नए मार्क्सिज्म ने, जो आज हमारे पास कंटेम्पररी कैपिटलिज्म है, वो उसको डिफाइन करता है कि वो कैपिटलिज्म कैसे चलता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये पहला ये रिजर असर्शन का क्वेश्चन है। तो पहले हमने कहा, पहले इसने कहा असर्शन में कि न्यू मार्क्सिज्म जो थ्योरी है ये एक्सटेंशन है, इसने एक्सटेंशन, यही एक्सटेंशन है किसका, मार्क्सिज्म थ्योरी का ही, यानी बेस वही है मार्क्सिज्म से, ये नया वर्जन है, ठीक है, इन द लाइट ऑफ जो कंटेम्पररी कैपिटलिज्म है। द मेजर सोर्सेज ऑफ न्यू मार्क्सिज्म आर, इस मेजर सोर्सेज ऑफ न्यू मार्क्सिज्म के कौन कौन से हैं, मार्क्स एंजेलस राइटिंग्स, ठीक है। तो आप बताइए इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन सा इनमें से करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को अगर हम देखेंगे तो पहला जो है वो तो ठीक है, वो लाइन ठीक है, लेकिन द मेजर सोर्स ऑफ न्यू मार्क्सिज्म, मेजर सोर्सेज जो न्यू मार्क्सिज्म के हैं वो कार्ल मार्क्स और एंजेलस नहीं है। न्यू मार्क्सिस्ट वाले सभी नए, ठीक है, जैसे एंटोनी ग्राम्शी है, ठीक है। तो नए नए मार्क्सिस्ट आए, फिर न्यू मार्क्सिस्ट, या एडोर्नस है, हॉर्खीमर है, तो ये नए मार्क्सिस्ट आए थे, इन्होंने कल्चरल मार्क्सिज्म पे काम किया। तो ये मेजर सोर्सेज नहीं है इसके। तो आर इज करेक्ट, ठीक है, आर है हमारे पास करेक्ट है, इसने दोनों को करेक्ट किया है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जो ए है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो इसका पार्ट सी आंसर बनेगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 27 में क्या क्या था, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक डिफरेंशिएट्स बिटवीन। एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक आप याद रखेंगे, ये जो कंसेप्ट है ये पॉपुलर किया था अल्थुजर ने, ठीक है। लुइस अल्थुजर का अगर आपने नाम सुना होगा, मुझे लगता है इस बार इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेबस में इस बार आएंगे, लुइस अल्थुजर, ठीक है। तो लुइस अल्थुजर ने इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया था एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, लेकिन ये रिगार्डिंग इसने कहा था कार्ल मार्क्स के बारे में, ये याद रखिएगा। लुइस अल्थुजर ने कहा था कि एक एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक उसने कंसेप्ट दिया था रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स। उसमें इसने क्या कहा, उसमें उसने डिफरेंशिएट किया, यंग मार्क्स जो था उसको अलग बताया और मैच्योर मार्क्स को अलग बताया, यानी कि उन दोनों को उसने अलग अलग डिवाइड किया कि जो यंग मार्क्स था वो इस तरह से था और जो मैच्योर मार्क्स था वो इस तरह से था। जब मार्क्स के दो स्टेजेस ऑफ लाइफ उसने डिवाइड कर दिए, यंग एंड मैच्योर मार्क्स, उसी को हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक। किसने ये कंसेप्ट पॉपुलराइज किया, लुइस अल्थुजर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, एंथोनी गिडन्स की जो स्ट्रक्चरेशन थ्योरी है वो क्या एग्जामाइन करती है। देखिए अभी तक मैंने जो आपको बताया था कि क्लासिकल और जो उसके बाद जो सोशलॉजिस्ट्स आए उनके बीच में एक बड़ा डिबेट चल रहा है कि क्लासिकल सोशलॉजिस्ट्स बोलते हैं यहाँ सोसाइटी डोमिनेट इंडिविजुअल को करती है, ठीक है, इंडिविजुअल ही सोसाइटी को सिखाता है, इंडिविजुअल्स हमेशा सोसाइटी के अंदर चलते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव बाद में आए, फिनोमेनोलॉजी आई या एथनोमेथोडोलॉजी आई या सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, इन्होंने कहा नहीं, इंडिविजुअल को सोसाइटी डोमिनेट नहीं करती है, इंडिविजुअल के पास अपनी कॉन्शियसनेस होती है, इसके पास एक स्टॉक ऑफ नॉलेज रहता है, ये उसी तरीके से रोटेन में चलता है, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करता है। फिर एंथोनी गिडन आए, उसने इस डिबेट को क्लोज अप करने की कोशिश की, इसने कहा दोनों एक्टर एंड सोसाइटी, यानी कि दोनों चीजें जो है दोनों, यानी कि सेम साइड्स ऑफ द क्वीन है, ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। किसने ये कहा था, एंथोनी गिडन ने इस डिबेट को क्लोज अप करने की कोशिश की थी।
तो इसीलिए उसने कंसेप्ट दिया था स्ट्रक्चरेशन, स्ट्रक्चर सोसाइटी का स्ट्रक्चर। सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? 6 मेन इंस्टीट्यूशन जो हमारे पास है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन। ये 6 सॉरी फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, एजुकेशन, ये 6 मेन इंस्टीट्यूशन जब काम करते हैं इसी को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो उसने इसको स्ट्रक्चर कहा और एक्शन जो है वो इंडिविजुअल करता है। ठीक है, तो ये डिबेट को उसने क्लोज अप करने की कोशिश, उसने कहा बोथ आर द सेम साइड ऑफ कोइन, यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसमें क्या आ गया? स्ट्रक्चर तो पहले ही आ गया उसकी स्ट्रक्चरेशन थ्योरी में, एक्शन तो इंडिविजुअल्स का आ गया, लेकिन मॉडलिटीज क्या होते हैं? देखिए मॉडलिटीज वो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चर, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज होते हैं वो होते हैं मॉडलिटीज, तो मॉडलिटीज भी बनेगा। अब इन दोनों में जब इंटरेक्शन होगा तभी तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, जब इंडिविजुअल आएगा वो स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्ट करेगा तभी तो क्या होगा, उन दोनों में इंटरेक्शन होगा। तो इसके चारों के 4 आंसर बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो पार्ट ए बनेगा 28 का। ठीक है, तो पार्ट ए का आंसर बनेगा, सॉरी 28 का बनेगा पार्ट ए। देखिए इंटरेक्शन में उसने 2 टर्म्स दिए हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा और डीप जाएंगे, इंटरेक्शन वो कहता है रूटीनाइजेशन या रीजनलाइजेशन, ये दोनों याद रखना। इंटरेक्शन को इस तरह से उसने डिफाइन किया, तो इसमें चारों के 4 बन जाते हैं। तो मॉडलिटीज क्या होते हैं? मॉडलिटीज होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चर के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को हम देखेंगे। मैच द फॉलोइंग। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज किसने दी है? द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, स्टडीज इन इथनोमेथोडोलॉजी, ये सब कंसेप्ट किसने दिए हैं? तो अगर आप सीधे जाएंगे आर्कियोलॉजिकल ऑफ नॉलेज किसने दिया है? ये मिशेल फूको का कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम जाएंगे सीधे 1 पे 2, तो 1 का बनेगा 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा। अब अगर दोबारा से किसी में 2 होगा फिर सेकंड को भी चेक कीजिए, वरना यहाँ टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ टाइम इन क्वेश्चन में टाइम बचाने की ज़रूरत होती है जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंज्यूम करेंगे। आ जाइए, रीजन असर्शन फिर से आ गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो है रीजन असर्शन एंड रीजन। Dahrendorf recognized consensus theory was necessary to fully reflect the society. Dahrendorf ने कहा था, उसने ये बात कही थी, जो consensus theory है ये जरूरी है किसके लिए? To fulfill reflect the society। ठीक है, या fulfill यहाँ सोसाइटी को फुलफिल करने के लिए consensus theory। ठीक है, ये ठीक है। As Dahrendorf believed consensus theory is not intended to integrate, जब उसने ऊपर खुद ही कहा ये जरूरी है फुलफिल और रिफ्लेक्ट द सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए जरूरी है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन सोसाइटी में क्रिएट करती है। तो नीचे क्या कहता है? ये Dahrendorf believed consensus theory is not intended to integrate, ये जरूरी नहीं है, तो ये सीधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका क्या आंसर बनेगा? बोथ ए एंड बी आर ट्रू, गलत, ये नहीं बनेगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो इसका बनेगा हमारा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। देखिए जो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस हैं उनमें आपके व्यू पॉइंट का वेलकम है हमारे चैनल पे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इस एग्ज़ाम के लिए बड़े बड़े स्कॉलर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट माइंड जो होते हैं वो डिफरेंटली से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो रीजन असर्शन में आपका आंसर चेंज भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 31। 31 हमें क्या कहता है? 31 हमें कहता है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, जो क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन इज ऑथराइज्ड बाय मिशेल फूको हु यूज्ड द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव टू एनालाइज इट। इसने ये पर्सपेक्टिव किस लिए यूज किया था? ठीक है, जो उसकी एक बुक थी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा, जो 31 है हमारा क्वेश्चन, तो ये क्या थे? ना ये स्ट्रक्चरलिस्ट थे, ना ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे, ना स्ट्रक्चरेशन पर्सपेक्टिव, इनका पोस्ट स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव था। तो इसका आंसर पार्ट डी बनेगा। ठीक है, सीधे इसका पार्ट डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 32, डैश डैश इज अप्लाइड रिसर्च इन विच द प्राइमरी गोल, इसका प्राइमरी मकसद क्या है? टू फैसिलिटेट सोशल चेंज, समाज में सोशल चेंज लाना, और ब्रिंग अबाउट अ वैल्यू ओरिएंटेड पॉलिटिकल सोशल गोल, या कोई वैल्यू ओरिएंटेड या पॉलिटिकल गोल हासिल करना। कौन सा एक्शन वो होता है? ठीक है, अगर आप सीधे जाएंगे इम्पैक्ट स्टडी अलग से होता है, जब किसी यानी कि एनालिसिस आप किसी चीज़ को हम खोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इवैल्यूएशन, जब हम किसी रिसर्च को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी आपको पता होगा, एसेस द इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सॉरी, इवैल्यूएशन स्टडी, अगर कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, फिर उस प्रोडक्ट का इवैल्यूएट रिसर्च करना, ये बिजनेस में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है,
तो इसका क्या बनेगा, इसका एक्शन रिसर्च बनेगा कि कहीं जगह पे आपने किसी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को, फिर आपने वहाँ एक्शन किया, अप्लाइड रिसर्च बोलते ही है इसको अप्लाई करते हैं। इसका गोल ही होता है कोई चेंज लाना वहाँ पे, ठीक है। जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ कौन सा एक्शन करोगे, आप वहाँ कौन सा रिसर्च अप्लाई करोगे, आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर एक्शन रिसर्च आप कोई जो आपके पास सोल्यूशन है वो अप्लाई करोगे ताकि आप वहाँ पे एक चेंज ला सकोगे, तो वो बनेगा एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन नहीं है, यानी कि ऑड आउट आपको निकालना है। साइंस रेफर्स टू बोथ ए सिस्टम फॉर प्रोड्यूसिंग नॉलेज, ठीक है। साइंस से भी जब हम साइंस से रिसर्च यूज करते हैं, जब हम साइंस में सोशल रिसर्च यूज करते हैं या रिसर्च करते हैं हम साइंस में, नॉट ए सोशल रिसर्च, जब साइंस में भी हम रिसर्च करते हैं तो उसका मकसद ही क्या है, साइंस क्या करता है, प्रोड्यूस न्यू नॉलेज, नई नॉलेज हमें देता है। मेथोडोलॉजी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द एंटायर रिसर्च प्रोसेस, यस, मेथोडोलॉजी से ही आपको एंटायर रिसर्च पता चलता है कि आपने ये मेथोडोलॉजी फॉलो की, क्योंकि ये आपका टॉपिक था, कैसे फिर डेटा कलेक्ट, ऐसे डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा को कैसे एनालाइज किया, ऐसे डेटा एनालाइज किया, डेटा टैबुलेशन क्या की और रिजल्ट क्या निकला। तो मेथोडोलॉजी आपको बताती है एंटायर रिसर्च आपका कैसे होने वाला है, ठीक है, ये भी ठीक है। साइंस इज नॉट कंक्रीट, इट इज एब्स्ट्रैक्ट, तो इसको रखते हैं हम किस में, साइंस इज नॉट कंक्रीट, इट इज एब्स्ट्रैक्ट। साइंस हमेशा कंक्रीट नहीं होता है, साइंस कंक्रीट नहीं, इट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हम इसको सिर्फ सोच सकते हैं, कहीं टच नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसके केमिकल्स, बाकी चीज़ें, इसके जो हमारे पास इसके जो इन्वेंशंस आते हैं, ठीक है, उनको हमारा ही टच कर सकते हैं। तो मेथड्स रेफर टू द स्पेसिफिक, मेथड्स क्या होते हैं, रेफर टू द स्पेसिफिक टूल आर टेक्निक यूज्ड फॉर द डेटा कलेक्शन। यस, आपने कौन सा मेथड किया डेटा कलेक्शन के लिए, इंटरव्यू किया, इंटरव्यू शेड्यूल किया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की, तो कौन सा मेथड आपने यूज़ किया। तो इसका सीधा आंसर बनेगा पार्ट सी। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये उतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 34 हमें कहता है द पर्पस ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसका मकसद क्या है, क्या मकसद है इसका, टू डेवलप हाइपोथेसिस, ये खाली डेवलप हाइपोथेसिस करता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का तो इसका किसके साथ लेना ही देना नहीं है, ये खाली हमें हाइपोथेसिस डेवलप करके देता है, नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड हाईली एक्यूरेट पिक्चर, यस, ठीक है, तो इसको हम रखते हैं फिलहाल डंप में, पहले हम लास्ट वाला देखेंगे। टू टेस्ट ए थ्योरीज प्रेडिक्शन और प्रिंसिपल्स, इसको हम क्या यूज करते हैं, नो, इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक्सप्लोरेटिव रिसर्च जहां हम यूज करते हैं उसका मकसद होता है वो हमें डिटेल्ड यानी खुल के चीज़ें आगे ला के देता है। एक तो डिटेल्ड और हाईली एक्यूरेट पिक्चर हमें देता है। हाईली एक्यूरेट मतलब वो एक्यूरेट पिक्चर, व्हाट एग्जिस्ट इज देयर। जब हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं कि वहाँ एग्जिस्ट एक्चुअली क्या करता है, वो हमें एक्यूरेट पिक्चर देता है। तो इसका आंसर बनेगा पार्ट सी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, 35 में आपको स्टडीज दी गई है, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, मैचअप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 को हम देखेंगे पहले पैनल स्टडी। पैनल स्टडी क्या होती है, पैनल स्टडी क्या होती है, पैनल स्टडी का मतलब क्या होता है, पैनल स्टडी का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व द एग्जैक्ट सम पीपल एट टू, पहले इसने क्या कहा, ऑब्जर्व ए कलेक्शन ऑफ पीपल एट वन टाइम। जब हम वन टाइम ऑब्जर्व किसी चीज को करते हैं तो वो क्या होता है, वो कौन सी ऑब्जर्वेशन होती है। एट ए टाइम क्रॉस सेक्शनल स्टडी, देखिए हमें दो चीजों को स्टडी करना है, लेकिन कलेक्शन ऑफ पीपल एक ही टाइम पे स्टडी करना है। जब हम एक ही टाइम पे क्रॉस सेक्शन, यानी यहां देखते हैं 1990 एग्जाम्पल, 1990 में जेंडर क्या था, 1991 में क्या जेंडर था। एट ए टाइम हमने ऑब्जर्व किया, कलेक्ट किया पीपल को, लेकिन एट ए टाइम दोनों सेक्शन उसको हमने चेक किया, तो वो क्या बनता है, वो बनता है आपका, वो बनेगा आपका क्रॉस सेक्शनल स्टडी, याद रखिएगा, ठीक है। पहले मैं आपको ये बताता हूं ऐसे, ठीक है, तो फिर आपको खुद समझ आएगा ये होते क्या है एक्चुअली। तो ये बनता है हमारा क्या, ये बनेगा हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब रहता है हमारा टाइम सीरीज, यहां हम ऊपर से देखेंगे, हमारा होता है पैनल स्टडी। पैनल स्टडी होता क्या है, देखो पैनल स्टडी आज के बाद आप याद रखोगे, जब हम ऑब्जर्व करते हैं एग्जैक्ट सेम पीपल, ऑब्जर्व करते हैं सेम लोगों को एट 2 और मोर टाइम्स, हमारे पास लोग सेम है, हमारे पास सैंपल एक ही, हमें किसको देखना है, जैसे ओल्ड एज लोगों को देखना है, उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, सेम पीपल है ना, दोबारा से हमें इन्हीं पे रिसर्च कर रहे हैं, दोबारा से इन्हीं के पास हम जाएंगे डेटा कलेक्ट
कब? एट 2 और मोर टाइम्स, हमें 2 बार इनके पास जाएंगे। जल्दी 1921 में एक बार जाएंगे, 1922 में 2 बार जाएंगे, लेकिन सेम लोगों के पास जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैनल स्टडी, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी क्या होता है? कोहर्ट स्टडी का मतलब होता है जब हम ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व, देखते रहते हैं, उन पे हम रिसर्च करें, जैसे हम आर्मी पे रिसर्च करें, हम देखते रहते हैं। हु शेयर्ड एन एक्सपीरियंस, उनके पास शेयर्ड एक्सपीरियंस होती है, याद रखिएगा। शेयर्ड यानी सेम एक्सपीरियंस होती है एट 2 और मोर टाइम्स, लेकिन 2 बार या 2 से ज्यादा हम उनके पास जाते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। शेयर्ड एक्सपीरियंस हमारा क्या बनता है? तो शेयर्ड एक्सपीरियंस जो हमारा है वो किसका आंसर बनेगा? उसका मतलब होता है कोहर्ट स्टडी, ये आप याद रखिएगा। तो डायरेक्टली अगर हम देखेंगे, कोहर्ट स्टडी का मतलब होता है शेयर्ड एक्सपीरियंस को 2 या 3 बार ऑब्जर्व करना, तो सेकंड का थर्ड बनेगा। तो सेकंड का थर्ड कहाँ है हमारा? सेकंड का थर्ड ये है, इसका पार्ट ए आंसर बनेगा। ठीक है, तो टाइम सीरीज क्या होता है? टाइम सीरीज स्टडी क्या होता है? थर्ड का हमारा 2 है। टाइम सीरीज का मतलब होता है जब आप ऑब्जर्व करोगे डिफरेंट पीपल एट मल्टीपल टाइम्स, डिफरेंट पीपल यानी अलग अलग लोग। यहां क्या है? यहां शेयर्ड एक्सपीरियंस है, सेम एक्सपीरियंस, सेम। यहां डिफरेंट पीपल है, अलग अलग लोगों को मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्व करना। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है टाइम सीरीज स्टडी। ठीक है, 3 बार आपने किया, ठीक है, डिफरेंट बार, इस बार 1991, 92, 93, 94, लेकिन अलग से लोग, यहाँ किसी और को किया है, यहाँ किसी और को किया, यहाँ किसी और को किया, उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज स्टडी। तो इसका पार्ट ए आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? मैं क्वेश्चन नंबर 36 कहता है साइंटिफिक मेथड वेरी फ्रॉम नेचुरल साइंस टू सोशल साइंस। जो हमारा साइंटिफिक मेथड है वो वेरी करता है नेचुरल साइंस से सोशल साइंस तक। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, चलिए, हाँ ये वेरी करता है। उसके बाद द साइंटिफिक मेथड इज द बॉडी ऑफ टेक्निक, ये एक साइंटिफिक मेथड जो है ये बॉडी ऑफ टेक्निक है। ठीक है, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग, ये हमें क्या करके देता है? ये हमें इन्वेस्टिगेट करके देता है एक फिनोमेना को, इन ऑर्डर टू एक्वायर, क्यों? हमें क्या हासिल करना है? न्यू एंड अपडेटेड नॉलेज। ठीक है, साइंटिफिक मेथड जो है ये एक बॉडी ऑफ टेक्निक्स है, इसमें हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं फॉर इन्वेस्टिगेटिंग। किसको इन्वेस्टिगेट करते हैं? किसी फिनोमेना यानी किसी कंसेप्ट को। फिनोमेना मींस कंसेप्ट। क्यों? इन ऑर्डर टू एक्योर, क्यों? हमें क्या चाहिए? हमें न्यू एंड अपडेटेड नॉलेज चाहिए। तो दोनों तो ठीक है, दोनों तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसीलिए मैं जाऊंगा पार्ट बी के साथ, बोथ ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका पार्ट बी आंसर बनेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइपोथेसिस, इनमें से बताइए कौन कौन से हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च से क्वेश्चन आया है, तो रिसर्च से आप देख रहे होंगे कितने क्वेश्चंस आते हैं। इनमें से कौन हाइपोथेसिस है? नल हाइपोथेसिस भी हाइपोथेसिस होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? उसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल वन टेल हाइपोथेसिस ये भी होता है, 2 टेल हाइपोथेसिस भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बनेगा 1 2 3 4 5 यानी पार्ट सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमें क्या कहता है? ये कहता है रिसर्चर मस्ट बी, जो रिसर्च कर रहा है किसी कंसेप्ट पे, वो रिसर्च कास्ट पे काम कर रहा है एग्जाम्पल, या ओल्ड एज पे काम कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है, जो भी उसका डेट टॉपिक है वो उस पे काम कर रहा है, वो क्या होना चाहिए? प्रिजुडाइज होना चाहिए। प्रिजुडाइज का मतलब होता है प्रिकंसीव्ड नोशंस, जो आपके पास ऑलरेडी नोशंस है, नहीं वो गलत होते हैं। जब हम उनकी रिसर्च करते हैं तो वो उनमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो गलत निकलते। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, फिर तो वो रिसर्च कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। गोल ओरिएंटेड भी होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इथिकली न्यूट्रल, कि न्यूट्रल होना चाहिए, वो किसी भी चीज़ पे बयास ना करे। अगर वो अपने ही किसी कास्ट पे स्टडी करता है, यानी एग्जाम्पल वो किसी रिलीजन से बिलोंग करता है, उसी रिलीजन पे काम कर रहा है, अगर वो न्यूट्रल नहीं रहा तो वो उस काम में बयास दिखाएगा, और जो इसका रिसर्च का रिजल्ट आएगा वो क्लियर नहीं होगा। तो वो इथिकली न्यूट्रल मतलब वो किसी का फेवर नहीं करना चाहिए, उसको किसी का भी फेवर नहीं करना चाहिए। जो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में उसको क्या करना चाहिए? उसको हाईलाइट करना चाहिए, वो रिसर्च में उसको फाइंडिंग लानी चाहिए। तो उसको बोलते हैं इथिकली न्यूट्रल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च में होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका पार्ट बी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं।
ये कहता है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग दैट टेक्स अस फ्रॉम वन आर मोर स्टेटमेंट, एक से ज्यादा स्टेटमेंट से कहां लेता है, टू रीच लॉजिकल कंक्लूजन। याद रखिएगा, जो प्रोसेस ऑफ रीजनिंग होती है दैट टेक्स, जो हमें लेके जाती है वन आर मोर स्टेटमेंट्स, उसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन कहां जाता है, लेके जाता है मैं लॉजिकल कंक्लूजन। तो ये सीधा डिडक्टिव रीजनिंग बनती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका पार्ट बी आंसर बनेगा, क्योंकि रिसर्च में आपको दो कंसेप्ट पढ़ने होंगे, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का पार्ट बी, यानी इसको डिडक्टिव रीजनिंग को हम बोलते ही जनरल टू स्पेसिफिक, ये हमें जनरल से स्पेसिफिक लेके जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 को जो द फॉलोइंग क्रिकेटर्स एंड देयर नंबर्स कैन बी मेजर्ड थ्रू, इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सचिन 10, गंगुली 99, कोहली 18, धोनी 7, धोनी इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, ठीक है। यादव 19 एंड रहाणे 27। तो इनके नंबर दिए गए हैं, अब आप इनको कैसे मेजर करेंगे, इनके नंबर से आप इनको कैसे मेजर करेंगे। देखिए हमारे पास, आपको पता है हमारे पास 4 स्केल से मेजर करने के लिए, एक तो नॉमिनल स्केल होती है, ठीक है, जिसमें हम नेम के बेस पे इनको क्या करते हैं, ठीक है, इनको मेजर करते हैं। और उसके साथ साथ वो जो हमारी ऑर्डिनल स्केल है, ये रैंक स्केल होती है, जब हमें रैंक निकालनी होती है तो इनकी रैंक हमें नहीं निकालनी है, इनको हमें मेजर करना है खाली। इंटरवल स्केल जो होता है, इंटरवल स्केल में हम क्या करते हैं, इनमें हम डिफरेंसेस करते हैं, डिफरेंसेस भी हमें नहीं निकालने हैं, ठीक है। फिर होता है रेशो स्केल, रेशो स्केल में हम हाइट वेट ये निकालने हैं, ये भी हमें नहीं निकालना। उसके साथ साथ इसने हमें दिया है ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल से हम रैंक करते हैं, इनकी रैंक भी नहीं निकालनी है हमें, इनको खाली मेजर करना है, इनको देखना है, ठीक है। तो इंटरवल स्केल भी नहीं देखनी है, तो इनको हमें नॉमिनली, देखो नॉमिनल स्केल हमें क्या बताती है, नॉमिनल स्केल हमें दे दी है लेबल, जब आप किसी नाम के साथ किसी को लेबल करते हो तो तेंदुलकर के जो यूनिफॉर्म का नंबर है वो 10 है, गांगुली 99, कोहली 18, ठीक है। क्योंकि इनमें ना हमें इंटरवल करना है, ना रेशो निकालना है, ना ऑर्डिनल स्केल निकालनी है, तो वहाँ रहता है नॉमिनल स्केल, इनको हम इन नामों से जाने जाते हैं, ठीक है, इनको हम मेजर करते हैं इनके साथ, तो ये नॉमिनल स्केल के साथ जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा पार्ट ए, ठीक है। ये स्केल्स आपको पढ़ने होंगे, ये हम कैसे यूज़ करते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं सोशल साइंस रिसर्च में, ठीक है। तो छोटा छोटा जो था वो मैंने आपको बता दिया, ये स्केल्स क्या क्या मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपको बताना है कि बोगार्ड्स की कौन सी स्केल, उसने कौन सी स्केल दी है, थॉरस्टाइन की, लैकर्ट ने, और गटमैन की क्या कौन सी स्केल है, तो वो आपको इनके साथ मेजर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 ये मैच करनी है, सॉरी। तो इसको हम देखेंगे कि बोगार्ड जो है उसकी कौन सी स्केल है, तो बोगार्ड की हम स्केल अगर देखेंगे तो उसकी जो स्केल है, उसकी स्केल कौन सी है, वो सोशल डिस्टेंस स्केल इसने दी है, जिसे हम सोशल डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। तो पहले 1 का 1 बनेगा, ठीक है। फिर 2 जो हमारे हैं वो है थॉरस्टाइन स्केल, इसने दी है डिफरेंशियल स्केल, तो दोनों रह गए। जब हमारे पास एक आ गया तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट का क्या बनता है, फर्स्ट, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आ गए, ठीक है, सी और डी। तो सेकंड को देखेंगे, सेकंड भी इसने 2 दिए हैं, ठीक है। और अब रह गया 3, यहाँ ऑप्शंस में अब कहाँ पे डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ में। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड की जो है, जो लैकर्ट है उसने क्या दिया है, उसने दिया है समेटेड स्केल, तो लैकर्ट स्केल समेटेड स्केल बनेगा, थर्ड का सेकंड बनेगा, तो आंसर क्या बनेगा, पार्ट सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो फिर हमारा एक रह गया, ठीक है, वो है गटमैन स्केल, वो होती है एटीट्यूड स्केल, ठीक है। तो ये आंसर इसका पार्ट सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास आ गया, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वेश्चन टू प्रिपेयर ए सर्वे टूल, हमें सर्वे करना है, लेकिन सर्वे टूल के लिए जो हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जब हम क्वेश्चनर, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वेश्चन बनाने के लिए टू प्रिपेयर ए सर्वे टूल, कौन सा बेसिक हमारे पास क्या होने चाहिए, एम्बिग्यूटी क्या होनी चाहिए, नहीं, अगर एम्बिग्यूटी होगी तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एग्जॉस्टिव होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होना चाहिए, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, यस। प्रिसाइज होना चाहिए, यानी प्रिसाइज उसी के मुतालिक, अगर आप काम कर रहे हैं कास्ट पे, आपको क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसी के मुतालिक क्वेश्चन होना चाहिए, अगर आप कास्ट से बाहर निकलेंगे तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब 1 by 1, पहले आप बताएंगे क्या आप कास्ट पे बिलीव करते हैं, यस, कौन सा कास्ट पे आप बिलीव करते हैं, इस कास्ट पे मैं बिलीव करते हैं, क्यों करते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं, तो उसमें एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है।
इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए, जो चीज़ें बाहर है उनकी ज़रूरत नहीं होती है यहाँ। तो ये तो दोनों बनते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा 42 का, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा अप्रोच करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, और उसके साथ साथ जो सॉरी एग्जॉस्टिव, हाँ, तो ये तीन हमारे आंसर बनेंगे। सो जार्गन लिटरेचर लिटरेरी टर्मिनोलॉजी का कोई भी पार्ट नहीं होता है क्वेश्चनियर प्रिपेयर करने में, कुछ भी नहीं। एम्बिग्यूटी तो टोटल ही नहीं होने चाहिए। तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा पार्ट क्या बनेगा, पार्ट सेकंड थर्ड और जो हमारा पार्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इसका आंसर बनेगा, यानी पार्ट डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो पार्ट डी इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल और मेथड इज यूज्ड फॉर ओनली एजुकेटेड पीपल। कौन सा टूल या मेथड आप यूज कर सकते हैं एजुकेटेड पीपल को क्या करने में, उनका इंटरव्यू करने में, उन यानी कि उनसे आपको डेटा लेना है। यहाँ से एजुकेटेड लोग हैं, उनसे आपको डेटा हासिल करना, आप इन पे काम कर रहे हैं किसी पे, ठीक है, टीचर्स पे या टीचिंग मेथोडोलॉजी पे, तो इनसे आप डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लोग एजुकेटेड है, केस स्टडी इंटरव्यू शेड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू भी। लेकिन सबसे आसान जो रहेगा वो इनके पास क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये जानते हैं, ये पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ये आपको उसका आंसर देंगे, ठीक है। तो बेस्ट यही रहेगा। इंटरव्यू और इंटरव्यू स्केड्यूल और केस स्टडी जो रहते हैं, केस स्टडी आपको पता है ये उनमें होते हैं जो मेन केसेस, किसी केस को स्टडी आप कर रहे हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है या किसी और चीज़ का इम्पैक्ट होता है उन पे, या डाइवोर्स के वो इम्पैक्टेड होते हैं, उन पे आप केस स्टडी करें। इंटरव्यू आप किसी का भी कर सकते हैं, तो बेस्ट जो रहता है वो क्वेश्चन आई रहता है। तो ये हमारे आज हो गए 42 क्वेश्चन। तो 42 तक हमने कंप्लीट कर लिया है अब। तो अब हमारे कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं, रह गए हैं। तो इंशाल्लाह आज ही हम कोशिश करेंगे शाम तक उन क्वेश्चन को भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आप एमसीक्यूज़ या क्वेश्चंस पे मत जाइए, आप अपना टाइम वहाँ ज़ाया मत करें। पहले कंसेप्ट उसको पढ़िए। जब तक आप कंसेप्ट उसको नहीं पढ़ेंगे, अगर आप स्टडी कर रहे हैं 5-6 घंटे 7 घंटे, आप क्या स्टडी करिए कंसेप्ट्स। फिर कंसेप्ट्स के बाद आप उनका रिवीजन करिए 1-2 घंटे जो आपने पढ़ा। फिर कोशिश करिए एमसीक्यूज़ करने की। एमसीक्यूज़ आप पर डे अगर 2 घंटे करेंगे या 1.5 घंटा करेंगे वो काफ़ी है। एमसीक्यूज़ पे पूरा टाइम ज़ाया करना फिर एग्ज़ाम निकालना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यही गुजारिश थी आपसे। और एक बात जो मैं भूल गया था, जो क्वेश्चन नंबर 23 था, जो क्वेश्चन नंबर 23 कल हमने किया था, तो उसमें एक मिस्टेक हुई थी। हमने उसका आंसर बताया था, हमने उसका आंसर दिया था पार्ट सी, लेकिन उसका पार्ट ए आंसर है, ठीक है। यू फंक्शन भी आता है उसके साथ। यू फंक्शन और डिस फंक्शन दोनों कंसेप्ट मार्टिन ने दिए हैं, मैनिफेस्टो लेंड फंक्शन। तो इसका पार्ट ए आंसर बनता है, तो उस क्वेश्चन को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। वहाँ फ्लो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वहाँ पे, तो उसका पार्ट ए आंसर है, ठीक है। तो आप सभी से यही गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल से कुछ भी सीखते, कोई भी फ़ायदा मिल रहा है, तो जस्ट डू योर सब्सक्राइब। आपको पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस सब्सक्राइब कर दीजिए और ख़ासकर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं 11th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर्स और उसके साथ साथ जो एंट्रेंस है वो सब पढ़ाता हूँ। और अब मैंने इस पे बुक जो है उनकी लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट की, जैसे हमने नितिन सांगवान की सी है, तो उसके बाद हम शंकरराव की करेंगे, और फिर देन हम सोशल सिस्टम की करेंगे, और फिर हम करेंगे हरलम्बस की। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।